नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम टैक्स की पाठशाला में। टी से टैक्स, टी से टेंशन, अगर ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी टैक्स का महीना शुरू हो चुका है। जी हाँ, नवंबर में रिटर्न्स भरने हैं और इस समय पर हर कोई चाहता है कि टैक्स को कैसे बचाया जाए, यानी कम से कम टैक्स कैसे भरा जाए। इसके लिए हमें उसी महीने में ही तैयारी नहीं करनी होती, बल्कि उससे पहले ही हमें इस सब की प्लानिंग करनी होती है। इन सब बारीकियों को हम आज समझेंगे और इन सब चर्चा में हमारा साथ देंगे विष्णु जी, जो कि सीए हैं, हमारे टैक्स गुरु। इनसे हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या बारीकियां हैं और किन बातों को हम ध्यान में रखें टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, और इसकी प्लानिंग हम पहले कैसे करें ताकि अगले साल जो हम रिटर्न भरें उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पर छूट ले सकें। दरअसल नौकरी पेशा व्यक्ति हमेशा मेहनत करके पैसा कमाता है, लेकिन जब यही पैसा टैक्स के रूप में साल के अंत में आपकी सैलरी से काट लिया जाता है तो यकीनन यह सबसे कष्ट देने वाला लम्हा होता है। हर कोई चाहता है कि उसका टैक्स कम से कम कटे। तमाम करदाताओं को कई बार अन्य विकल्पों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। ये तो हम सब जानते हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 80C के अलावा भी और अनेक ऐसे कई सेक्शन हैं जिसके अंदर हम सेविंग करके टैक्स की रिबेट ले सकते हैं, लेकिन 80C के अंदर भी काफ़ी ऐसी बारीकियां हैं जिनको अगर हम मद्देनज़र कर देते हैं तो उसके चलते हमें उस टैक्स में रिबेट नहीं मिलती है। तो आज इन्हीं सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे हमारे टैक्स गुरु के साथ और उनसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि 80C के अंदर हम कैसे अपनी सेविंग कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम टैक्स बचा सकें। स्वागत है विष्णु जी आपका हमारे इस खास शो में। अब हम इनसे जानेंगे कि 80C के साथ साथ ये हमें ये भी बताएंगे कि 80D, 80H, 80G सभी हम आयकर के जितने भी सेक्शंस हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बारीकी से समझना चाहेंगे कि 80C के अंदर ऐसी क्या खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जिसके अंदर अगर हम सेविंग करते हैं तो जब रिटर्न भरें उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का मुनाफा मिल सके, कि हम टैक्स कम से कम भरें और हम अपनी सेविंग ज़्यादा दिखा पाएं। तो आप विष्णु जी सबसे पहले हमें ये बताइए कि 80C के अंदर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पर हम सेविंग करके टैक्स बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत ही गवर्नमेंट ने बहुत कम स्कोप छोड़ा है डिडक्शंस के जी, बट गवर्नमेंट ने जो भी डिडक्शंस दिए हैं अगर नौकरी पेशा वाला उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो काफ़ी टैक्स में बचत हो सकती है जी। सबसे पहले मैं आपको 80C में बताऊंगा कि क्या किन किन चीज़ों पे आपकी रियायत बेनिफिट मिल सकती है जी। आपकी LIC की प्रीमियम हो गई, अगर आप अपने और अपने डिपेंडेंट की LIC की प्रीमियम की भुगतान करते हो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन मिलेंगी। कम से कम आपको 2 साल का प्रीमियम पे करना है और आपका प्रीमियम 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी इंश्योर्ड वैल्यू की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। फिर दूसरी आपकी सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि आज के दिन में बहुत कॉमन है। गवर्नमेंट चाह रही है कि जितनी भी हमारी बेटियां हैं, पेरेंट्स उनकी अभी से ही प्लानिंग करके चलें। इससे क्या होगा, उनको डिडक्शन भी मिलेंगे टैक्स में और उनकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाएंगी। इसकी बेनिफिट आप 10 साल से छोटी आयु की जितनी भी कन्याएं हैं उनके लिए कर सकते हो और आपको 21 साल तक पूरी मैच्योर्ड अमाउंट मिलेगी, जो कि आप उनकी करियर में, उनकी आगे की पढ़ाई लिखाई, शादी वादी में आप यूज़ कर सकते हो। तो गवर्नमेंट जो भी डिडक्शन प्लान निकालती है कुछ सोच समझ के निकालती है, जिससे कि टैक्स पेयर को बेनिफिट हो, आगे उसकी कैसे यूटिलाइज करे, अपने बुढ़ापे में, अपने पेंशन में कैसे यूटिलाइज करें। तीसरा हम बात करेंगे PPF की, जो कि बहुत कॉमन है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसकी क्या बेनिफिट है? इनकी बेनिफिट ये है आप 15 ईयर्स के बाद ही पैसा निकाल सकते हो। जैसे जो भी आप इसमें डालोगे पैसे उसकी आपको हर साल रियायत मिलेगी, हर साल जितनी भी डालोगे, और आप 15 ईयर्स के बाद उस पैसे को निकाल सकते हो विद इंटरेस्ट जी। और अब जैसा कि विष्णु जी ने बताया कि इन्होंने अभी हमें 3 तरीके बताए कि जिसके अंदर हम 80C के अंदर अगर हम निवेश करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं। जैसा कि एक LIC के अंदर, जैसा कि हम विष्णु जी कई बार ऐसा होता है हम प्रीमियम तो भर देते हैं, जैसे कि हमने LIC ली, 1 साल प्रीमियम भर दिया और उसके बाद हम प्रीमियम हमारा लैप्स हो जाता है, तो उस केस में क्या हमें डिडक्शन मिलेगी 80C में, या हमें ये प्रीमियम कॉन्टिन्यूशन में कब तक भरना है? देखिए 80C की डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप उसका पेमेंट करोगे, और वो पेमेंट भी होनी चाहिए आपके बैंक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू। ये ऐसा नहीं कि आप कैश में पे करोगे तो आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। तो अगर आपने 1 साल प्रीमियम पे किया, दूसरे साल पे नहीं किया, तो अगर आपने पे नहीं किया तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके,
तो इसका मतलब हमें हर साल प्रीमियम पे करना है, और ये हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी प्रीमियम, किसी भी सेविंग में अगर हम कोई भी प्रीमियम डालते हैं वो हमें बैंक के थ्रू देना है, ना कि कैश ट्रांजैक्शन करना है। अगर हमारी बैंक से एंट्री होगी तभी उसका हम रिबेट ले पाएंगे। जी, ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि कई बार क्या होता है कि हम कैश में प्रीमियम दे देते हैं तो उसका रिबेट लेना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। जब भी कोई प्रीमियम भरें आप उसकी एंट्री बैंक से ही करें। और दूसरा, कम से कम आपको LIC में 2 साल के लिए प्रीमियम देना जरूरी है। तो LIC में अगर आप निवेश करते हैं और उस पर आप टैक्स रिबेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि कम से कम आप 2 साल तक प्रीमियम दें। और दूसरा, सालाना प्रीमियम जो आपका होगा वो सम एश्योर का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप उस केस में रिबेट ले सकते हैं। और दूसरा, जैसा कि विष्णु जी ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि ये जो स्कीम है ये लड़कियों के लिए है, बच्चों जो गर्ल्स हैं उनके लिए है, जो छोटे बेबी गर्ल है उनके लिए है, और उनकी आयु 10 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है, आपकी कोई छोटी बेटी है, तो आप उसके केस में इस स्कीम के अंदर आप निवेश करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि 21 साल से पहले इसकी मैच्योरिटी नहीं है। अगर आप इसमें पैसा डालते हैं तो आप 21 साल से पहले उसको निकाल नहीं सकते, और ये अकाउंट जो है आपकी बेटी के नाम से ही खुलेगा, और उसकी आयु कम से कम 10 साल होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं विष्णु जी, आपने तीसरा पॉइंट बताया पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये जरा डिटेल में समझाइए कि इसके अंदर हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है? गवर्नमेंट का एक फंड है। इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप उतनी की डिडक्शन ले सकते हो। समझो हमारी जो ओवरऑल लिमिट है वो 1.5 लाख की है जी, 1,50,000 की जी। तो अगर आप इसमें समझो 50,000 आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। जिस साल आप इन्वेस्ट करोगे उस साल मिलेगा। और इसका मेच्योरिटी 15 साल के बाद होगा। 15 साल के बाद भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मिनिमम लॉक इन आपका 15 साल है। अगर आप उससे 15 साल के लिए इसमें जमा करना ही पड़ेगा। अगर आप उससे पहले पैसा निकाल लोगे तो गवर्नमेंट की कुछ रूल्स हैं जहाँ आप निकाल सकते हो, जैसे अपने बेटी की शादी हो गई या फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है, उन सब केसेस में आप पैसा निकाल सकते हो। बट उसका भी एक लिमिट है, 30%, 50% 3 साल के बाद। इस तरीके से आप जो गवर्नमेंट की रूल्स है उसके मुताबिक ही निकाल सकते हो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। आपका इस पे जो इंटरेस्ट, जो ब्याज कमाते हो, वो अमाउंट भी आपकी एग्जेम्प्ट है टैक्स से जी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर एक है कि आप अगर PF में पैसा जमा करते हैं तो उसके ऊपर जो ब्याज है उसके ऊपर भी आपको रिबेट मिलेगा। हाँ जी। ये वाला जो PPF के जो इंटरेस्ट पे कंपोनेंट है ये आपके दूसरे स्कीम्स में नहीं है। जैसे 80C में ही एक आपका FD है। अगर आप 5 साल की FD कराते हो तो आपको भी ब्याज के ऊपर आपको रिबेट नहीं मिलेगा, वो आपका टैक्सेबल होगा आपकी अदर सोर्सेज में। तो ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि जब हम FD कराते हैं तो उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है वो हमारा टैक्सेबल है, जबकि PF में अगर हम पैसा सेव करते हैं तो उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है वो हमारा रिबेट में आ जाता है। तो इस चीज को हमें बड़ा ध्यान रखना है। इन्हीं बारीकियों को हम आगे और समझेंगे विष्णु जी से कि आगे और ऐसी कौन सी स्कीम्स है जिसके अंदर हम पैसा डालकर टैक्स को कम कर सकते हैं। बताइए विष्णु जी, अगली स्कीम क्या है? अगली स्कीम हमारी है आपकी NSC हो गई, नेशनल सेविंग स्कीम, जिसमें आप बेनिफिट ले सकते हो 80C के अंदर। इसके बाद आपका होम लोन प्रिंसिपल, जो कि आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी जमी पूंजी करके एक छोटा सा घर खरीदते हैं और उसकी EMI पे करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा EMI में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट और एक आपका इंटरेस्ट अमाउंट, ब्याज अमाउंट। ब्याज अमाउंट का डिडक्शन आप ले सकते हो सेक्शन 24B में, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। और जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है गवर्नमेंट ने 80C में कवर कर सकते हो, बट इसका मैक्सिमम लिमिट 80C का पूरा मैक्सिमम कैप 1.5 लाख है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इससे ऊपर आप नहीं ले सकते हो। तो बट ये है कि गवर्नमेंट ने यहाँ देने से क्या होगा कि नौकरी पेशाओं को एक बेनिफिट मिल गया कि ठीक है, उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है उसका बेनिफिट आप 1,50,000 80C के अंदर ले सकते हो जी। ये आपका 80C में बहुत बड़ा कवरेज है जिसमें अधिकतर लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है। तो ये जैसे कि विष्णु जी ने बताया कि आप अगर
कोई भी इंस्टॉलमेंट पर आप कोई घर खरीदते हैं तो उसके अंदर अगर आप जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी आप 24B के अंदर उसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो इस चीज को भी बड़ा ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर हम कहीं पर भी अपना मकान बनाते वक्त कोई भी लोन लेते हैं तो उसके ब्याज पर लगने वाले ब्याज को भी हम टैक्स में उसके ऊपर रिबेट ले सकते हैं। 80C के अंदर तो हम इंस्टॉलमेंट का ले सकते हैं और इंटरेस्ट जो है वो हम 24B के अंदर ले सकते हैं। वहीं अब विष्णु जी बताइए कि EPF जो है उसमें हम कैसे ले सकते हैं? EPF आपका हो गया, जैसे जब आप जो कंपनी में जॉब करते हो तो आपका एम्प्लॉयर EPF काटता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी आपका 80C में कवर्ड है, आपको उसकी भी आप बेनिफिट ले सकते हो अप टू 1,50,000 रुपीज। ओके, तो ये भी आपका एक कवरेज आ गया। इसके बाद हम देखेंगे स्कूल फीस, जैसे स्कूल फीस की भी गवर्नमेंट ने रियायत दी है 80C में। तो 80C अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें गवर्नमेंट ने जितनी भी छोटी मोटी आपकी सेविंग्स है, जितने भी खर्चे हैं, स्कूल फीस हो गए, होम लोन हो गए, LIC हो गया, सबकी गवर्नमेंट ने एक पिटारा बना के 80C में आपको डाल दिया। आप बेनिफिट ले सकते हो, 1.5 लाख तक की छूट जो है 80C के अंदर ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कहां पर निवेश करना है जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स अपना बचा सके। तो वो यही पॉइंट्स है कि आप PF में जमा कर सकते हैं, आप FD कर सकते हैं, आप सुकन्या समृद्धि योजना का बेनिफिट उठा सकते हैं। EPF भी आपको एक बेनिफिट देता है, लेकिन EPF में ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप सैलरीड हैं तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय के लिए होता है, एम्प्लॉयर के लिए नहीं। जी, और आप बताइए FD में हम कैसे बचा सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने एक FD भी डाल दिया कि समझो आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो रही है, आपके पास कोई भी निर्यात नहीं है, ना आपने कोई घर खरीदा है, ना आपका PF और PPF भी 1.5 लाख से कम है, आपके बाकी की इन्वेस्टमेंट्स भी कम है, तो गवर्नमेंट ने एक बोला कि ठीक है, आप 5 साल का FD करा लीजिए बैंक से, कोई भी गवर्नमेंट PSU बैंक से। आप वो कम से कम आपकी लॉकिंग पीरियड 5 साल होगी और उसका आप बेनिफिट 80C में ले सकते हो। अगर आप 5 साल से पहले FD को तोड़वाते हो तो आपका पूरा वो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल आप FD तोड़वाते हो। ओके, तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम FD लेते हैं तो उसको 5 साल के लिए लॉक इन लेकर चले। अगर उससे पहले विड्रॉ कर लेंगे तो जो पैसा हमने जमा किया था उस पर भी टैक्स लगेगा और उसके ब्याज के ऊपर तो लगना ही है। तो FD में अगर हम पैसा जमा करते हैं तो उस पर हमें 80C के अंदर हम डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन उस पर लगने वाले ब्याज पर नहीं। और वहीं आप बताइए विष्णु जी, जो पोस्ट ऑफिस में अगर हम 5 साल के लिए जमा करें तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? पोस्ट ऑफिस का भी सेम बेनिफिट है, हमारा PPF वाला ही स्कीम आ जाता है। उसमें भी हमें ये जो है गवर्नमेंट के जितने भी ये खाता है, PPF, पोस्ट ऑफिस, ये सब गवर्नमेंट के ही ऑफिसेज हैं। अगर यहाँ पे आप पैसा जमा करते हो 1.5 लाख तक आपको बेनिफिट 80C में मिलेगा। ओके, तो गवर्नमेंट का इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को फंड्स भी मिलते हैं, गवर्नमेंट उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट जो आपको ब्याज दे रही है वो पैसा इन्वेस्ट करके कहीं दे रही है किसी कंपनीज में। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास भी एक तरीके से फंड की उपलब्धि होती है आपकी इन्वेस्टमेंट से जी। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और विष्णु जी, अगर जैसे FD में हमने 5 साल के लिए हम जमा कराते हैं और बीच में निकाल लेते हैं तो टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, सेम एज इट इज क्या हम अगर पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए जमा करते हैं और बीच में अगर विड्रॉ कर लें तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा या मिलेगा? अगर आप देखोगे 80C में हर जगह गवर्नमेंट ने अपने कुछ रूल्स लगाए हुए हैं। जैसे आपका PPF में मिनिमम आपका 15 साल का लॉक इन है, FD में 5 साल है, 5 साल से पहले अगर आप तुड़वाते हो तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है। उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने हर जगह किया है। इसी हिसाब से एक आपका एम्प्लॉय इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, म्यूचुअल फंड जिसको हम लोग बहुत नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, उसकी भी लॉक इन पीरियड आपकी 3 साल है। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में लगाया है तो आपको 3 साल तक उस पर इन्वेस्ट रखना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप पैसा निकालते हो, तुड़वाते हो तो आपका वो उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपको एक लॉक इन दिया है 80C का। अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आपको ये लॉक इन का ध्यान रखना पड़ेगा, उससे पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स को ना तुड़वाएं। जी बिल्कुल, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आप कहीं पर भी कोई भी प्लान लेते हैं सेविंग का या किसी भी तरीके से आप अपनी सेविंग करते हैं तो उसमें लॉक इन पीरियड को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर लॉक इन पीरियड हम तोड़ते हैं तो उससे
सारा वो इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाती है। जो अमाउंट हमने सेव की, जो उस पर इंटरेस्ट लगा, तो वो सारा उस साल में आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए बड़ा सोच समझ कर निवेश करें। जहां पर भी निवेश करें उसमें लॉक इन पीरियड को जरूर ध्यान रखें और उसको फॉलो करें। अगर बीच में पैसा निकाला तो फिर देना होगा आपको टैक्स। वही विष्णु जी ये बताइए, एजुकेशन लोन को हम कैसे पढ़ें इसमें? देखिए, एजुकेशन लोन भी गवर्नमेंट का, अगर आप गवर्नमेंट के डिडक्शंस को पढ़ोगे एज अ ब्रॉड व्यू, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग सेक्शन बनाए हुए अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे नॉर्मल डिडक्शंस के लिए 80C, आपके एजुकेशन लोन्स के लिए आपका ये बनाया सेक्शन 80 में ही है, और आपका फिर मेडिकल प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम का 80D है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबका ध्यान रखा है। जो बुजुर्ग वर्ग है उनके लिए भी रखा है कि उनको, अगर बुजुर्ग वर्ग को देखा जाए स्पेशली क्या आता है, आपका FD के इनकम्स आते हैं, ब्याज आते हैं, उनके लिए भी 80 TTA रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने हर विभाग को देखते हुए, हर इनकम स्रोत को देखते हुए सबके लिए अलग अलग डिडक्शन के सेक्शंस बनाए हुए हैं। और 80C आपका जनरल सेक्शन है जिसमें सब क्लेम कर सकते हैं, और बाकी सेक्शंस में स्पेसिफिक है जो क्लेम सकते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन लोन की, इसमें क्या होता है कि समझो हम इसमें हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है कि हमारे पास मिडिल इनकम ग्रुप के पास इतने पैसे नहीं होते। अगर आप MBA करने जाओगे आपके 20-25 लाख रुपए लग जाएंगे, मेडिकल करोगे 50 लाख 1 करोड़ की है। तो उसके लिए हमें पहले से ही प्लानिंग करनी है। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया कि चलो डिडक्शन दिया है कि आप एजुकेशन लोन ले लो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा आपके 80 में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 8 साल तक की इसमें दी हुई है, अब ब्याज की इसमें छूट मिल जाएगी आपको। जी, अगर हम कोई भी एजुकेशन लोन लेते हैं तो 8 साल तक हमें उसके ऊपर ब्याज के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना। 8 साल की आपको उस पे ब्याज पे आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन 8 साल के बाद वो ब्याज जो लगेगा उसके ऊपर हमें टैक्स देना होगा। तो नॉर्मली गवर्नमेंट ये सोचती है कि आप एजुकेशन लोन 5 से 8 साल में जी वापस कर दोगे। जैसे आपकी जैसे ही MBA किया आपने नौकरी ली, तो आपका आय के हिसाब से आप वो देना शुरू कर दोगे। जी, तो ये भी हमें बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसमें हमें 8 साल के लिए, हम उसको अगर 8 साल में रिफंड कर देते हैं तो हमारा उसके इंटरेस्ट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। और एक सबसे अहम बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं, हम स्कूल में बच्चों की ट्यूशन फीस देते हैं और उसको हम टैक्स में रिबेट लेना भूल जाते हैं। बताइए विष्णु जी, उसको हम कैसे ध्यान में रखें और कैसे लें? ये बहुत आम बात है कि जब हम रिटर्न भरते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम भूल जाते हैं, अपनी सारी डिडक्शंस को एक जगह रखें, अपने सारे इनकम को एक जगह रखें, और तभी हम फ़ायदा ले सकते हैं अपने रिटर्न भरने के समय। अगर आपने रिटर्न भर दिया है, उसके बाद अगर आप सोचो कि मैंने ये भूल गया, तो तब समय निकल चुका है, आप नहीं ले सकते हो बेनिफिट। तो आपको क्या ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि आप जितने भी आपने खर्चे किए हैं, स्कूल फीस हो गए, अपने उन सब की पर्ची आप अपनी एक जगह रखें, एक फाइलों में अटैच करके रखें, जिससे कि आप उसकी बेनिफिट 80C में ले सकते हैं। और विष्णु जी, ये जो स्कूल ट्यूशन फीस है, इसमें हम कितने बच्चों की हमें एग्जम्पशन मिलती है? 1 बच्चे की है, 2 की है या 2 से ज़्यादा? इसमें आपके 2 बच्चों की है, गवर्नमेंट ने 2 बच्चों की दिया हुआ है, नॉर्मली है, तो आप 2 बच्चों की स्कूल की फीस की बेनिफिट ले सकते हो 80C। विष्णु जी, हमारे एक दर्शक है, उनका सवाल है कि क्या 80C के अंदर अगर हम NRI हैं तो उसमें क्या हम ये टैक्स छूट ले सकते हैं 80C की? बिल्कुल ले सकते हो आप। ये आपकी SSC के लिए है, SSC कवर्स बोथ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है हमारी। तो NRI भी 80C में डिडक्शन की क्लेम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब एक और दर्शक है विष्णु जी, उनका सवाल है कि टैक्स कटौती और टैक्स से छूट में हम कैसे अंतर समझें? टैक्स कटौती, देखिए गवर्नमेंट का डिडक्शंस जो होते हैं वो आपकी, जो आप खर्चे करते हो या कहीं इन्वेस्ट करते हो, वो आपकी डिडक्शंस में आ गई। और टैक्स की जो कटौती, टैक्स की जो आपकी स्लैब है, जो आप कह रहे हो टैक्स स्लैब और टैक्स की कटौती, मतलब टैक्स का इन्वेस्टमेंट, तो आपका स्लैब गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ, वो सबके लिए सेम है, चाहे आप इन्वेस्ट करो ना करो। जी। जैसे आपकी 2.5 लाख तक है, 5 लाख तक है, फिर 10 लाख तक है, हर स्लैब में आपकी रेट बढ़ती जाएगी, वो सबके लिए इक्वल है। बट डिडक्शन क्या है, अगर आप इन्वेस्ट करोगे या ट्यूशन फीस पे करोगे या PPF में इन्वेस्ट करोगे, तभी आपको वो बेनिफिट मिलेगा, अर्थ नहीं मिलेगा। बिल्कुल,
वो तो 80C में ये है कि अगर आपको 1.5 लाख की छूट लेनी है तो आपको इन जगहों पर आप निवेश करके उसमें 1.5 लाख का एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर आप निवेश ही नहीं करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी बेनिफिट टैक्स में नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम अपनी टैक्स की प्लानिंग करें, रिटर्न ना केवल उस महीने में हम ध्यान दें जब हम रिटर्न भरने वाले हैं, बल्कि उससे पहले ही हमें ये प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमें अपने किस किस सेक्शन के अंदर कौन कौन सी रिबेट लेनी है और कहां कहां पर कितना कितना निवेश करना है। एक और चीज बताइए विष्णु जी, एक और दर्शक है, उनका सवाल है कि क्या पर्सनल एक्सीडेंट बीमा योजना वो भी सेक्शन 80C के तहत कवर होती है? पर्सनल एक्सीडेंट बीमा आपका 80C में कवर होगा और ये आपका LIC और ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनमें आएगा। LIC हम बोलते हैं क्योंकि LIC बहुत फेमस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो LIC इसीलिए गवर्नमेंट ने LIC डाल दिया, अदरवाइज बाकी भी जो LIC स्कीम्स है, बजाज का, कोटक का, जिस कंपनीज का है जनरल इंश्योरेंस, सब 80C में कवर्ड होंगे, आप उनका बेनिफिट ले सकते हो जी। और इसी के साथ ये बताइए 80D में हम किस तरीके का बेनिफिट ले सकते हैं? 80D जो सेक्शन है ये आपकी है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हो। आज के ज़माने में अगर आप देखोगे आम मनुष्य की मेडिकल में खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी, और जिनके पेरेंट्स 60 इयर्स के ऊपर हैं उनके मतलब रेगुलर कुछ ना कोई BP, शुगर, कुछ ना कुछ बीमारियां है। तो गवर्नमेंट ने ये ध्यान रखते हुए 80C का ब्यौरा कुछ बढ़ा दिया है, इसकी लिमिट भी बढ़ा दी है कि आप इनका बेनिफिट ले सकते हो। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर इंसान अपनी बीमा कराए मेडिकल प्रीमियम इंश्योरेंस के लिए, जिससे कि कोई भी अनहोनी से, देखिए अनहोनी में क्या होता है कि चलो आपको फिजिकल पेन तो होता ही है, आपकी ऑपरेशन है, जो फाइनेंशियली आपको हेल्प मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप सब इंश्योर्ड रहें और मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लें और आप न केवल अपना लें, अपनी फैमिली का भी लें। तो वो सब भी आपको 80D के अंदर रिबेट देता है। तो 80D के अंदर आप मेडिकल इंश्योरेंस के तहत आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। वहीं आप बताइए विष्णु जी, हम राष्ट्रीय जो ये NPS है, राष्ट्रीय पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना 80CCD, इसमें हम कैसे रिबेट लें? देखिए ये आपका 80C से एक्स्ट्रा है, मतलब आपके 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रा ये गवर्नमेंट ने क्या किया है। आज के दिन में अगर गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप चाहो कि अपनी NPS जो होती है नेशनल पेंशन स्कीम कि आप एक उम्र के बाद 60 इयर्स के बाद आपको हर महीना पेंशन मिले, तो गवर्नमेंट ने वो दिमाग में रखते हुए NPS का स्कीम लाया है जिसमें आप एक्स्ट्रा 50,000 की छूट ले सकते हो अगर आप इसमें निर्यात करते हो। 1 लाख के अलावा 50 की छूट ले सकते हो। हाँ, और इसमें क्या हो कि आपको इसमें भी लॉक इन पीरियड है, आपका जिस हिसाब से पेंशन आता है उस हिसाब से आपको हर महीने पेंशन आएंगे आपकी रिटायरमेंट के बाद जी। तो NPS के तहत भी हम 50,000 रुपए की छूट और भी टैक्स के अंदर ले सकते हैं। वही विष्णु जी ये बताइए HRA को कैसे समझे, 80GG उसके अंडर हम कैसे इसमें डिडक्शन ले सकते हैं? देखिए अगर आप देखोगे आज के ज़माने में सब लोग क्या कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आ गए हैं जी। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है जी। तो नौकरी वालों के लिए HRA का स्कीम है आपके सैलरी वाले हेड में, जो हम लोग सब जानते हैं, जो बहुत फेमस है। बट उनका क्या, जो कि अपना बिजनेस करते हैं, उनको रेंट का कहाँ बेनिफिट मिलेगा? तो गवर्नमेंट का जो 80GG सेक्शन है ये उनको लिए बनाया है, बट ये ज़्यादा फेमस नहीं है। अगर आप देखोगे लोगों में ये ज़्यादा कुछ मतलब इतना फेमस नहीं है सेक्शन 80GG, बट इसका बेनिफिट उठा सकते हो आप। अगर आपको HRA नहीं मिलता है, आप 80GG में मैक्सिमम 5,000 तक की बेनिफिट उठा सकते हो पर मंथ। 5,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी मतलब 60,000 का बेनिफिट डिडक्शन ले सकते हो 60,000 की। तो ये 80GG उन लोगों के लिए है जो सैलरीड नहीं है, जिनको HRA नहीं मिलता है, जो अपना बिजनेस करते हैं, वो HRA 80GG के अंदर इसका बेनिफिट ले सकते हैं सालाना 60,000। तो विष्णु जी जैसा कि हमने अभी आपसे समझा कि 80C के अंदर हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, वही अब आप ये बताइए कि अब जो 80E आपने समझाया कि 80E के अंदर हम एजुकेशन के ऊपर ले सकते हैं बेनिफिट। अगर यही हमारा कोई बच्चा विदेश में पढ़ रहा है तो उसको जो हम पैसा भेज रहे हैं, तो क्या उसके अंदर भी कोई स्कीम है ऐसा कुछ कि उसके अंदर भी हमें कोई बेनिफिट मिले? देखिए 80E आपका लोन हुआ है, आप विदेश में जो बच्चे को भेज रहे हो वो आपने लोन तो लिया नहीं है। नहीं, अगर हमने लोन लेकर बच्चे को विदेश भेज दिया तो उस केस में कैसे इसको देखा जाएगा? देखिए आपको स्पेसिफिकली
एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। अगर आप पर्सनल लोन लेके भेजोगे तो नहीं मिलेगा। अगर तो हम एजुकेशन लोन लेके भेजेंगे हाँ, तो 80E के अंदर हमें उसका हाँ, बेनिफिट तो एजुकेशन में क्या होगा, एजुकेशन लोन में क्या होता है कि आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, तो कहाँ इसका पे ये कर तो रहे नहीं कि हो, हम अगर इंडिया से बाहर पढ़ रहे हैं तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो एजुकेशन लोन सबके लिए है कि आपको मिलेगा बेनिफिट, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इंडिया में हो तभी मिलेगा। बट ये गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, आप गवर्नमेंट बैंक के पास जाओगे, बोलोगे मैं ये सर्टिफिकेट्स दोगे, तो आपको वो एजुकेशन लोन, उनका स्कीम उसी के तहत आपको लोन देंगे, और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होती है, जो नॉर्मली आपकी होम लोन होती है उसी के आसपास ही। और वैसे भी एजुकेशन लोन पे तो 8 साल तक तो कोई इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी हमने टैक्स, उसकी हमें छूट मिल जाएगी, मतलब कोई टैक्स नहीं पे करना है अभी उसके अंदर। तो ये तो हमने विष्णु जी से आज समझा कि 80C के तहत हम कैसे टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप भी टैक्स से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को अच्छे से डिटेल में उसके ऊपर हम कोई बुलेटिन बनाएं, तो बिल्कुल आप हमें यूट्यूब पर अपना सवाल भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी भी और तरीके के टैक्स से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे आप नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9953882229 पर। आप हमें अपना सवाल व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ आप यूट्यूब पर भी लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। हर शनिवार 12:30 बजे दोपहर को हमारा ये बुलेटिन आता है। आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट है तो हमारे टैक्स गुरु उस डाउट को सोल्व करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।